हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। विज्ञान साइंस के साथियों टॉप 50 प्रश्न इस क्लास में करवाने वाला हूं और यही क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके पेपर के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ है। पहले पुराने जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है और आपके अगर यहाँ पे सभी विद्यार्थी 50 में से 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी आपकी इस क्लास से बिल्कुल। और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने हेतु तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तरल मोज़ेक जो मॉडल है, तरल मोज़ेक मॉडल, ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था कोशिका झिल्ली की जो झिल्ली को संरचना को समझाने के लिए। तो साथियों यहाँ पे A, B, C और D, बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर आपका हुबहू ये सवाल पूछा जाता है। तो तरल मोज़ेक मॉडल की बात करें प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंगर व निकोलसन के द्वारा यहाँ पे जो तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था। और यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसको राइट कर देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सवाल है आपका कि मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो बड़ी आंत्र है, आमाशय है, ग्रास नली है, छोटी आंत है। बताइए जल्दी से आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन सेकंड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आपका हुबहू ये सवाल आने वाला है, इसको 3 स्टार लगा देना। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो सबसे लंबा भाग की बात करें तो वो है छोटी आंत। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, छोटी आंत जो है साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा और आहार नाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया प्यारे स्टूडेंट। देखो मनुष्य के मस्तिष्क में जो ताप नियंत्रक केंद्र है वो होता है, जल्दी से बताओ। केंद्र होता है पीयूष ग्रंथि होता है, हाइपोथैलेमस होता है, या फिर डाइएनसेफ्लॉन होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ मस्तिष्क के अंदर साथियों जो ताप नियंत्रक केंद्र होता है वो आपका कौन सा होता है। सभी विद्यार्थियों को अगर इसका आंसर आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे जल्दी से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो जवाब होगा साथियों वो होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क के अंदर ताप नियंत्रक केंद्र होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो सवाल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है निम्नलिखित में से किसने दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम साथियों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और फ्लेमिंग के द्वारा, या फिर कोलिकर, या फिर अल्टमान, या फिर सी बेंडा। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है साथियों ये आपका कोशिका का एक ऊर्जा ग्रह कह सकते हैं, शक्ति ग्रह कह सकते हैं। और इसका जो नाम दिया गया साथियों सी बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा, सी बेंडा के द्वारा। और डी ऑप्शन यहाँ पे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगला सवाल नंबर यहाँ पे 5वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि केंद्रिका की खोज किसने करी थी। वेगनर ने, फोंटाना ने, बोमेन ने, या फिर पॉटर ने। बताइए जल्दी से केंद्रिका की जो खोज है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, यहाँ पे 3 स्टार लगा देना। ठीक है, केंद्रिका की जो खोज है वो साथियों बी ऑप्शन यहाँ पे फोंटाना के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और बी ऑप्शन यहाँ पे सभी स्टूडेंट का राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर हुबहू बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया साथियों। सवाल नंबर 6, देखो हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। बताइए जल्दी से, थायरोक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, या फिर एड्रेनालिन है, या फिर इंसुलिन। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा जल्दी से बताना सभी को। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 3 स्टार लगा देना साइड में। और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है साथियों उसका नाम है इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और चतुर्थ श्रेणी पेपर के अंदर हुबहू ये सवाल आपका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, देखो निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि शरीर की एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बताइए भाई, शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना जो कि आपकी एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बताइए, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आप सभी को देना है। और मास्टर ग्रंथि की बात करें तो वो आपका पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को आपका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा देना। 100% सवाल आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 8वां यहाँ पे है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसको नियंत्रित करने का कार्य सभी विद्यार्थी कॉमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दो भाई, कौन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरुरज्जु अग्रमस्थित न्यूरॉन या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। जल्दी से देखो
देखो इस प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से, और इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में 100% आपका आएगा। हाँ, अगला सवाल ये रामबाण क्वेश्चन है भाई। देखो जिन शब्द है इस ये किसने दिया था? जिन शब्द जो नाम दिया था वो किसने दिया था? जॉनसन, मेंडल, बेटसन या फिर कोल कोरेंस? जल्दी से बताएंगे सारे विद्यार्थी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिन का जो शब्द है, जिन शब्द जो है आपका, ये किसने दिया था? तो ये जॉनसन के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे सारे विद्यार्थी। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सभी स्टूडेंट का राइट हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 10वां पूछा गया साथियों। सवाल को पढ़ो सभी विद्यार्थी। देखो एक संकर संकरण मेंडल के किस नियम पर आधारित है? तो एक संकर संकरण जो मेंडल के कौन से नियम पर आधारित है? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी, सी और डी, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर दो भाई। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एक संकर संकरण है ये साथियों आपके मेंडल के प्रभाविता के नियम पर आधारित है, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन क्या है? सभी स्टूडेंट को करेक्ट करना। प्रभाविता का नियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां पूछा गया। सवाल को पढ़ो भाई। देखो ड्रोसोफिला जो फल मक्खी होती है उसमें जो सहलग्नता जो खोज है वो किसने करी थी? बताओ भाई। ड्रोसोफिला फल मक्खी में सहलग्नता की खोज किसने करी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो सहलग्नता की खोज करने वाला कौन था भाई? तो इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों टी.एच. मॉर्गन किसके द्वारा करी गई थी? टी.एच. मॉर्गन के द्वारा साथियों इसकी खोज करी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना 4th ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम के अंदर हूबहू ये सवाल बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां पूछा गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है? भाई बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का जो आंतरिक कंकाल है वो निर्माण करता है कोशिकांग। तो अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर तारकाय या फिर गोल्जिका या फिर सूत्रकणिका? बताओ भाई इनमें से कौन सा है जो कि आपका कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका की जो आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। आंतरिक कंकाल का निर्माण जो करता है वो है अंतःप्रद्रवीय जालिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। 100% एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कर देना है। 100% 4th ग्रेड एग्जाम में आएगा ये सवाल, और अंतःप्रद्रवीय जालिका जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आ जाए। ठीक है, अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल को पढ़ो कि जो आनुवंशिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए जल्दी से। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले साथियों प्रयोग किसके द्वारा? बताइए। डब्ल्यू बेटसन के द्वारा, कोल कोरेंस, जॉनसन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल? बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे डी करेंगे। भाई डी नहीं है, यहाँ पे जो आनुवंशिकी शब्द है वो सर्वप्रथम यूज किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल बहुत ही अच्छा है, और डब्ल्यू बेटसन के द्वारा ये आपका आनुवंशिकी शब्द का यूज किया गया था। और ठीक है, और आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, मटर जो मेंडल का नियम दिया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। ये ध्यान रखना, मटर पर प्रयोग इन्होंने किया था। बाकी यहाँ पे जो आनुवंशिकी शब्द का यूज हुआ था वो आपका डब्ल्यू बेटसन के द्वारा, विलियम बेटसन कह सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला सवाल नंबर आपका यहाँ पे साथियों 14 पूछा गया। देखो निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की जो अवधि अधिक होती है? केले का छिलका, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की थैली और अखबार की थैली? बताइए भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपशिष्ट वाला जो टॉपिक है उसमें से सवाल आया है, और सबसे अधिक समय तक नष्ट होने की जो अवधि है वो प्लास्टिक की थैली की होती है। बाकी सारे जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15वां पूछा गया कि यौन संचारित क्या है? यौन संचारित रोग का उदाहरण बताना है। टीबी, कैंसर, गोनोगोरिया या फिर न्यूमोनिया? बताइए। क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया है कि 15 पूछा गया है कि यहाँ पे जो यौन संचारित रोग होता है वो कौन सा है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यौन संचारित रोग का जो उदाहरण होगा साथियों गोनोगोरिया। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ये आपका एक यौन संचारित रोग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन सभी विद्यार्थी करो यहाँ पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों 16 पूछा गया। सवाल को पढ़ो कि हाइड्रोफोबिया ये किस रोग का एक प्रमुख लक्षण है? हाइड्रोफोबिया टीबी, हैजा, रेबीज और हेपेटाइटिस? बताइए, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया है कि जो हाइड्रोफोबिया है ये किस रोग का एक प्रमुख लक्षण है? हाँ जी, तो ये आपका एक रेबीज जो है उसका एक इस रोग का एक प्रमुख लक्षण है। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपका राइट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से 100% आपका ये सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन रामबाण है। भारत सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन का जो अपशिष्ट प्रबंधन पर सुझाव देने के लिए
किस समिति का यहाँ पे गठन किया है? तो भारत सरकार का क्वेश्चन है और आपका चतुश्रेणी सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो 100% ये एग्जाम आपका बनेगा और इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ये समिति पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे साथियों BR राव समिति है, शिवराम समिति है, या वेदांता ग्रुप समिति, या फिर NK लोढ़ा समिति, बताइए। तो यहाँ पे जो अपशिष्ट प्रबंधन पर जो सुझाव देने के लिए जो समिति का गठन किया गया है उसका नाम है साथियों शिवरामन समिति, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए खास बन जाता है क्योंकि ये अपशिष्ट प्रबंधन जो कि आपके भारत में अभी बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है, और इसके लेके ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगला सवाल साथियों यहाँ पे 18वां पूछा गया कि जीवाणु जनित रोग बताइए। यहाँ पे जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ पे हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया या फिर सभी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जीवाणु जनित जो रोग की बात कर रहे हैं तो हैजा भी है, टाइफाइड भी है और डिप्थीरिया भी है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे ऑल ओवर राइट हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल साथियों, ये अगला सवाल जो भी आपका पूछा गया बहुत ही अच्छा सवाल है कि मानव शरीर की जो रसायनशाला किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की रसायनशाला की बात करें तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों अमाशय को, यकृत को, बड़ी आंत या छोटी आंत, जल्दी से फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे रसायनशाला मानव शरीर की। तो यकृत को कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, किसको कहते हैं? यकृत को मानव शरीर की रसायनशाला कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर हो ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20वां पूछा गया साथियों। देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यहाँ पे पूछा जाए तो बड़ी आंत यकृत हो गया, या फिर त्वचा अमाशय। बताइए भाई, सबसे बड़ा आंतरिक सबसे अंदर वाला भाग यहाँ पे पूछा है तो वो भी आपका यहाँ पे यकृत आंसर ही होगा। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? यकृत करेक्ट आंसर करना है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सबसे आंतरिक अंग हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 3 स्टार लगा देना। अगला सवाल नंबर यहाँ पे 21 पूछा गया कि जो रत्नक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ बिल्कुल, रत्नक दांतों की कुल संख्या साथियों कितनी होती है? तो टोटल यहाँ पे रत्नक दांतों की संख्या 4 होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखना सर, दांतों से संबंधित यहाँ दंत सूत्र पूछ सकता है, या फिर ऐसे रत्नक दांत कितने होते हैं, चवर्णक दांत कितने होते हैं, ऐसे सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो कि मुख्यतः बना होता है। भाई, इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, और ये मुख्यतः किससे बना होता है? हाँ जी, देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये सही बात है। कैल्शियम फॉस्फेट से भी बना होता है, और सी आपका ए और बी दोनों, और डी आपके इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे सवाल इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से पूछा, सबसे कठोर पदार्थ है और मुख्यतः बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से भी बना होता है साथियों, और कैल्शियम फॉस्फेट से भी बना होता है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी जो दोनों बता रखा है, ये दोनों राइट है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है प्यारे स्टूडेंट राइट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुश्रेणी एग्जाम की दृष्टि से 100% ये सवाल आपका बन सकता है, इसलिए इसको नोट कर लो सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 23वां कि निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक, जिससे कि संक्रमण नहीं होता है। एड्स, कैंसर, कोरोना, यहाँ पे सामान्य जुकाम। साथियों, असंक्रामक रोग जो है उसका नाम है यहाँ पे कैंसर। कौन सा हो जाएगा? कैंसर रोग है, जो कि आपका असंक्रामक रोग है। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 100% साथियों मानव रोग वाले टॉपिक से सवाल पूछा गया और आपका बन सकता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, एलिफेंटिएसिस जो रोग है वो होता है किससे साथियों? क्यूलेक्स मच्छर से, या फिर एनाफिलीज से, या फिर प्लाज्मोडियम से, या फिर आपका वुसेरेरिया बेनक्रोप्टाई। बताओ जल्दी से, किससे ये रोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 की बात करें तो ये जो रोग होता है साथियों एंटीफेंटिएसिस, जो कि आप एलिफेंटिएसिस, ये कि वुसेरेरिया बेनक्रोप्टाई से होता है। और 4th ऑप्शन क्या है? आप सभी स्टूडेंट का राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25वां पूछा गया प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे बताना है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? कृषि अपशिष्ट हो गया, या फिर प्लास्टिक की बोतलें, या फिर कांच, या उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं वो साथियों यहाँ पे याद हो जाएगा, आपका अपशिष्ट पदार्थ है वो है कृषि अपशिष्ट जो होते हैं वो आपके क्या है, एक प्रकार के जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं। बल्कि ये कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें और कांच ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 26 का जवाब देना है कि रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? तो हृदयघात से, टाइफाइड से, पीलिया से, या गठिया से। बताइए भाई, रक्तचाप को संतुलित रखने से किस रोग से बचा जा सकता है? तो
काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे हृदयघात जो होता है यानी कि हार्ट अटैक कह सकते हैं, उससे आप यहाँ पे बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और एग्जाम के अंदर आपका बन सकता है सवाल है, ठीक है। अगला 27वां, निम्न में से कौन सा द्रव है वो अपशिष्ट पदार्थ है। कौन सा द्रव अपशिष्ट पदार्थ है? वाहित मल, धुआं, कांच, प्लास्टिक। भाई वाहित, देखो अपशिष्ट पदार्थ की बात पूछा है ना, तो वो है साथियों वाहित मल। कौन सा हो जाएगा? वाहित मल जो है वो आपका अपशिष्ट पदार्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो सवाल आपका 28 पूछा गया कि भाई कंपोस्ट खाद बनती है वो किससे बनती है? जल्दी से बताओ। कंपोस्ट खाद आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से या फिर अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से, कांच के टुकड़ों से उपयुक्त सभी। भाई जो कंपोस्ट खाद बनती है वो तो आपके हमेशा याद रखना जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से बनती है। किससे बनती है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% एग्जाम के अंदर बन सकता सवाल, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, बताइए भाई कौन सा विटामिन हो जाएगा वो? जल्दी से, हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का जो अवशोषण बढ़ाता है, तो उस विटामिन का नाम हो जाएगा प्यारे साथियों विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी इज करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लो, एग्जाम के अंदर 100% ये आपका बनेगा ये सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30वां पूछा गया है कि सवाल को पढ़ो सारे विद्यार्थी। सवाल नंबर 30वां है कि फैटी यकृत होता है, तो फैटी यकृत क्या होता है साथियों? कहाँ होता है फैटी यकृत साथियों? क्वाशियोर कोर जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर होता है। किसमें होता है? क्वाशियोर कोर जो अंग या कोशिका कह सकते हैं, जिसके अंदर आपका ये होता है, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टूडेंट सवाल पूछा गया, देखो यहाँ पे 5R क्या है? 5R जो तकनीक में शामिल है, कौन शामिल है? बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिड्यूस या फिर रीयूज या फिर आपका रिसाइकिल। साथियों तीनों आपके क्या है? 5R जो तकनीक है उसमें शामिल है। उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बनेगा। इसलिए क्वेश्चन आपका अगला 32 पूछा गया। देखो ग्वाइटर रोग यानी कि गलगंड रोग जो हमारे आहार नाल में इस तत्व की कमी के कारण होता है। गलगंड रोग साथियों किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो हमेशा याद रखना आयोडीन की कमी से ये गलगंड रोग होता है, जो कि आहार नाल के अंदर होता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? सभी स्टूडेंट लॉक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुश्रेणी पेपर के अंदर हुबहू ये सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट से निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त होती है? तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है ना? 33 का जवाब। तो सबसे उपयुक्त मानी जाती है साथियों वो है भस्मीकरण। देखो किसी चीज़ का जब तक उसका भस्मीकरण नहीं कर सकते, बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते, देखो तो वो बिल्कुल खत्म नहीं होती है। विशेषकर यहाँ पे जैव चिकित्सा जो अस्पताल वाले जो अपशिष्ट होते हैं उसको साथियों भस्मीकरण करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका आएगा। अगला 34 वाला जो सवाल है साथियों ध्यान से पढ़ो। अपशिष्ट निस्तारण में शामिल है, तो अपशिष्ट निस्तारण के अंदर शामिल है क्या? जल्दी से, कूड़े से ईंट बनाना या फिर महासागरों में अपशिष्ट निस्तारण या फिर नगरीय दूषित जल का सिंचाई में उपयोग करना या उपयुक्त सभी। तो अपशिष्ट निस्तारण के अंदर जो शामिल है वो है यहाँ पे 4th ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आपका बन सकता है। ऑल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, ये 35 वाला जो सवाल है ये आपका एग्जाम के अंदर साथियों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति जो औसत कूड़ा निकलता है, तो प्रति व्यक्ति जो औसत कूड़ा निकलता है भारत के अंदर वो कितना है? साथियों हमेशा याद रखना 0.4 से 0.6 किलोग्राम के मध्य प्रति व्यक्ति कचरा निकलता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे साइंस के। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और क्लास कैसे लगी वो भी जरूर बताना। और आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी देखनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। धन्यवाद।